या समरसता संघ परिवार कह रहा है, तो बेगमपुरा किसका है? बेगमपुरा एक इलिटरेट, अशिक्षित, जो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे रविदास, लेकिन वो बेगमपुरा की बात को देखें, उसके बाद साहू को देखें, उसके बाद जिसे कहना चाहिए पेरियार को देखें, सब ने प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जो समाज का मानव अधिकार नहीं था उसको बाकायदा उन्होंने सेंटर स्टेज पे ला करके काम किया, और उसके बाद तो मान्यवर कांशीराम ने उसको अखिल भारतीय स्तर पर कर दिया। तो अगर अमृत महोत्सव में हम छूट गए उन नायकों को याद करें, चाहे झलकारी बाई कोरी को ले आए, चाहे हम उदा देवी पासी को भी ले आए, तो मुझे लगता है कि बड़ा ज़्यादा सेलिब्रेशन। क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग आबिद अली का भी नाम लेते हैं, मंसूर अली खां पटौदी का भी नाम लेते हैं, बिशन सिंह बेदी का अलग नाम आ गया कि सरकार बनाएगी, लेकिन सरकार के पर्व सरकारी ही पर्व होंगे। पर्व तो असली तब होते हैं जब समाज स्वयं मनाता है। दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी। भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां कर ली उन्होंने। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के वक्त देश के हालात क्या हैं, देश कहाँ खड़ा है, और देश के जो आम नागरिक हैं, आम तबका है, जो गरीब है, शोषित है, वो कहाँ खड़ा है, इस बारे में हम बात करेंगे प्रोफेसर विवेक कुमार सर से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज़ादी का अमृत महोत्सव की चर्चा एकदम रेडियो से लेके, टीवी से लेके, सड़कों पे लगातार दिख रही है। कॉमनवेल्थ गेम भी हो रहे हैं, संसद में महंगाई पे चर्चा हो रही है। तो इस बीच में जब चौतरफा देश के लोगों की बात हो रही है, ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं आज़ादी के 75 साल को एक समाजशास्त्री की नज़र से? धन्यवाद अशोक जी। और मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि एक समाजशास्त्री होने के नाते जब भारतवर्ष आज़ादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, तो उस समय हम सचमुच ये कह सकते हैं कि किसी भी समारोह की एक बुनियादी बात होती है कि हम अपनी स्थिति का आकलन करें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हमें आगे कहाँ तक जाना है। तो अगर हम 75 वर्ष बाद, आज़ादी के 75 वर्ष बाद, अगर हम अपने भारत समाज का, अपनी भारतीयता का, इसका आकलन करें, तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे निकल करके आए हैं। क्योंकि एक कयास लगाई जा रही थी जब भारत आज़ाद हुआ था, तो अंग्रेज लोगों ने ये कयास लगाई थी कि ये इंडियंस आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र के लिए माकूल नहीं है, ये जीत नहीं पाएंगे और ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, चला नहीं पाएंगे देश को। तो उस अगर हम वहाँ से देखें, क्योंकि हमारे साथ ही कुछ लोग उगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि युगोस्लाविया आज कहाँ टूट गया, रशिया जो है उसके कितने टुकड़े हो गए, लेकिन भारतवर्ष अभी अखंड है और इसकी अस्मिता अक्षुण्ण है। ये हमें सोच करके बहुत, जिसे कहना चाहिए, खुशी होती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में 75 वर्ष की आयु के हो गए हैं और हम इसको आगे लेकर के चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा कारण जो है, क्योंकि हमने देखा हमारे साथ साथ, चाहे वो साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, नेपाल हो, इन सब के अंदर अगर आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं इनके संविधान को लेकर के बहुत लंबी और बहुत बार बार बदलाव की स्थिति आई और उनकी प्रजातंत्र पर बड़े बड़े प्रहार हुए। अगर हम 1975 को छोड़ दें तो भारतवर्ष का संविधान अपने स्थान पर खड़ा हुआ है और यही बाबा साहब अम्बेडकर की जीत
है कि उन्होंने संविधान को इतना लचीला बनाया कि 126 अमेंडमेंट होने के बाद भी अभी संविधान वहीं खड़ा हुआ है और उस देश को एक तरह से सहारा दे रहा है, जिस पर लोग ये कहते थे कि नहीं ये तो टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा। तो आपस में संविधान और देश मेरे ख्याल से सशक्त रूप में 75 वर्ष बाद भी खड़े हैं। ये हमारे लिए बड़ा संतोष का विषय होना चाहिए। सर, जब भारत की बात होती है तो विविधताओं वाला देश है भारत। जातियों में बटा है, धर्म में बटा है, जाति के झगड़े चलते रहते हैं, धर्म के झगड़े चलते रहते हैं। इसके बावजूद भी आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं कि हम बने हुए हैं। क्या वजह देखते हैं आप? वो कौन सी चीज़ है कि इतनी विविधताओं के बाद भी और कहीं ना कहीं आपसी खींचतान के बाद भी हम एक साथ खड़े हैं? देखिए, जो राजनीतिक स्तर पर दिखाई देता है वो ज़रूरी नहीं है कि समाज के अंदर हो। जैसे कि आप अभी नाम ले रहे हैं, मतलब हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग आबिद अली का भी नाम लेते हैं, मंसूर अली खां पटौदी का भी नाम लेते हैं, बिशन सिंह बेदी का अलग नाम लेते हैं, और अजहरुद्दीन से लेकर के इरफान पठान तक हमारे नाम रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भारत जीतता है तो उसमें ये तो नहीं होता कि अजहरुद्दीन जीता, भारत जीतता है। तो कहीं ना कहीं जो सिख समाज हो या मुस्लिम समाज हो या बहुत सारे क्रिश्चियन, अंजू बॉबी जॉर्ज हुआ करती थी, गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लाती थी, तो वो भारत के लिए जीतते थे। ध्रुपद गायकी, डागर बंधु हैं, डागर बंधु मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन ध्रुपद गायकी संस्कृत से शुरू होती है। या अगर भारत का संविधान एक दलित ने लिखा तो भारत अक्षुण खड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं विविधता के अंदर सभी समाजों ने अपना योगदान दिया है इसको बनाने में, और वो हम भुला नहीं सकते। जब मोहम्मद रफ़ी वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले गाते हैं, या दुख के सब साथी गाते हैं, या यूनुस खान, दिलीप कुमार जब एक्टिंग करते थे शहीद की, तो क्या हम उस तरह देख पाते थे? नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चित्रकला हो, संगीत हो, गीत हो, खेती हो, यहाँ तक कि होमी भाभा पारसी समाज के हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, और अबुल कलाम ने जो है मिसाइल की बात कर दी। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन है वो वृहद कंट्रीब्यूशन है हर एक समाज का, और वो भारत बनता है तब जा कर के सभी के कंट्रीब्यूशन में। इसलिए विविधता के अंदर भी हमने अपना अपना योगदान दे करके इसको बनाया है, और ये अमृत महोत्सव से ज़्यादा क्या हो सकता है। सर, आपने तमाम नामों का जिक्र किया, लेकिन और भी कई नाम हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चूँकि आपका एक लंबा अध्ययन रहा है, तो आप किन किन लोगों को याद करेंगे इन 75 साल के भारत के बीच में जिन्होंने देश को बनाया बेहतर तरीके से? मुझे लगता है ये जिसे कहना चाहिए कि बहुत बड़ा विषय है, इस पे तो अपनी पीएचडी लिखी जा सकती है। लेकिन अगर हम भारत के इतिहास की गणना करें तो इसको हम 10-20 पड़ाव में बांध सकते हैं। हम शुरुआत कर सकते हैं कि अगर भारत का इतिहास शुरू होता है तो कहाँ से, और वो शुरू होता है बाकायदा जा कर के हड़प्पा और मोहनजोदारो से शुरू करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लोग ने योगदान किया भारत को बचाने में, उसके बाद फिर वैदिक संस्कृति हमारे यहाँ बनती है, और वैदिक संस्कृति के अंदर चाहे वो वेद लिखे गए हों, पुराण लिखे गए हों, वेदांग लिखे गए हों, उसका लेटर वैदिक पीरियड जो आता है, उत्तर वैदिक काल, जिसके अंदर बाकायदा बीज गणित, रेखा गणित और भारत की जो 6 प्रकार की फिलॉसफीज थी, दर्शन थे, वैशेषिका से लेकर ज्ञान मीमांसा तक, वो सब हुआ। उसके बाद आइए जिसे कहना चाहिए कि हमारे यहाँ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अब बुद्धा को कैसे भूल जाएं या जैन को, महावीर को कैसे भूल जाएं। उसके बाद आया एडवेंट ऑफ इस्लाम होता है, इस्लाम वाले आए, अब अकबर से लेकर के कैसे दीन इलाही शुरू करता है, उसको कैसे भूल जाएं। उसके बाद अगर आप और आगे चलें तो हमको जो है सूफ़ी सेंट्स मिल जाते हैं, या हमारे ही जो महापुरुष एक तरह से जिनको हम भक्ति काल का आंदोलन करते हैं, और उधर ज्ञान गुण का जो सगुण भाषा और निर्गुण दोनों की हम बात करेंगे। 75 साल के भारत की बात में पूछ रहा नहीं, अगर इतिहास तो वहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि हम बार बार हम बिना पूरा नहीं होता, हो नहीं सकता। अरे आज भी रविदास के मंदिर पर लोग जा रहे हैं,
आज भी जिसे कहना चाहिए हम कबीर की वाणी को याद करते हैं, हम कैसे रहीम के दोहे को याद करते हैं, कह रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, वो तो झूमत आपने फाटत उसके अंग। उसके बाद फिर आप देखिए कि किस प्रकार अंग्रेज यहाँ आते हैं और अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को भी छोड़ के चले जाते हैं और वो अपने साथ शिक्षा भी लाते हैं। रेल 1953 में 1853 में पहली बार बॉम्बे से थाने चलती, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि बंटवारा हो जाता है, बड़ा दर्दनाक होता है, तो हम उसको कैसे भूल जाते हैं। लोग आज भी पाकिस्तान से अपनी राजनीति भी चलाते हैं बाकायदा, वो दर्द महसूस होता है। और उसके बाद फिर संविधान बनता है। उसके बाद आधुनिक भारत के अंदर आप देखेंगे कि बाकायदा पंचवर्षीय योजनाओं का सृजन होता है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा, जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आधुनिकीकरण के साथ साथ बाकायदा कंप्यूटर एज भी आ जाता है। हमें याद है कि हम लोग बड़ी बड़ी लाइन रखते थे, तो राजीव गांधी के समय बाकायदा एसटीडी आया, तो हम उनको कैसे भूल जाएं। तो कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि हर एक पड़ाव में अलग अलग हैं और ये बड़ा एक सप्तरंगी धनुष सा बनता है, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो या फिर जैनिज़्म हो, जोरास्ट्रिज्म हो और बहाई आंदोलन। बहाई का सबसे बड़ा टेम्पल दिल्ली के अंदर में लोटस टेम्पल बन गया। तो इस तरह का अगर हम अमृत महोत्सव के अंदर सभी समाजों के योगदान को याद करके अगर हम बनाते हैं, तो मुझे लगता है बड़े हर्ष की बात होगी। सभी समाजों के योगदान की बात की सर आपने, लेकिन एक लगातार डिस्कशन होता रहता है कि जो वंचित तबका है उसका जितना योगदान है और उसने देश के लिए जो किया, उसके हीरो की चर्चा उतने राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होती, बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं बहुत छू के लोग निकल जाते हैं या फिर मतलब उस तरीके से नहीं होती। तो उनमें जो छूट गए नायक हैं जिनको लोग याद नहीं करते हैं, उनमें आप किसका जिक्र करना चाहेंगे जिन्होंने इस 75 साल के भारत को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर हम अमृत उत्सव मना रहे हैं तो हमको, मुझे याद है कि एक चाइना का एक व्यक्ति जो कि चाइना का एम्बेसडर था एक समय अमेरिका में, वो कहता है कि भारत ने चाइना पर 200 साल तक राज किया बिना कोई शस्त्र उठाए। ये उसकी वाणी है, हाँ, उसका स्टेटमेंट है कि चाइना पर भारत ने 200 साल राज किया बिना शस्त्र उठाए। किसके माध्यम से? बुद्धिज्म के, बुद्ध धम्म के मार्ग से। तो अगर हम इसका सेलिब्रेशन आज के समय में नहीं कर सकते। दूसरा, आप बेगमपुरा क्लासलेस सोसाइटी, हमारी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, समता की जो हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के संविधान के माध्यम से, तो वो या समरसता संघ परिवार कह रहा है, तो बेगमपुरा किसका है? बेगमपुरा एक इलिटरेट, अशिक्षित, जो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे रविदास, लेकिन वो बेगमपुरा की बात कर रहे थे। तो उनका जो उनकी अपनी कल्पना है समाज की, वो है समता की। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को। तो हम उनको क्यों नहीं याद करते? उसके बाद फूले को देखें, उसके बाद साहू को देखें, उसके बाद जिसे कहना चाहिए पेरियार को देखें। सब ने प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जो समाज का मानव अधिकार नहीं था, उसको बाकायदा उन्होंने सेंटर स्टेज पे ला करके काम किया और उसके बाद तो मान्यवर कांशीराम ने उसको अखिल भारतीय स्तर पर कर दिया। तो अगर अमृत महोत्सव में हम छूट गए उन नायकों को याद करें, चाहे झलकारी बाई कोरी को ले आएँ, चाहे हम उदा देवी पासी को भी ले आएँ, तो मुझे लगता है कि बड़ा ज़्यादा सेलिब्रेशन होगा और हम इस पर्व को सचमुच एक समेकित पर्व मान सकते हैं। सर, इसी बीच में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, जिसमें लगातार खबरें आ रही हैं भारत जीत रहा है और पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने जीता और लगातार नाम आया इसमें। अचिंत सेवली का नाम आया, सुशीला देवी का नाम आया, बिंदिया रानी देवी ने जीता और पिंकी कंसोटिया का नाम आया। पिंकी कंसोटिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो रायगढ़ समाज की हैं, मीराबाई चानू भी ओबीसी समाज की हैं और
अचिंत सेवली जो है वो दर्जी परिवार से, मतलब गरीब तबके के जो लोग लगातार जीत के आ रहे हैं, भारत के लिए पदक लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और इस बीच में कुछ दिनों पहले एक मैं नाम मिस कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज की लड़की ने बड़ा अचीवमेंट लिया था। लेकिन जब इस तरह के लोग, इस समाजों के लोग भारत के लिए बड़े पदक लेके आते हैं, तो उनको वो सम्मान कहीं ना कहीं क्यों नहीं मिल पाता जो सो कॉल्ड जो अपर कास्ट के खिलाड़ी हैं या फिर लोग होते हैं उनको मिल पाता है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, सबसे पहले तो आपको साधुवाद देना चाहूँगा कि दलित दस्तक के माध्यम से ये विमर्श मुझे लगता है पहली बार शुरू हो रहा है कि जो दरकिनार किए गए लोगों की आवाज़ को उठाने का। और मुझे लगता है कि हमारे समाज के अंदर जो विमर्श है वो अपर कास्ट डोमिनेटेड विमर्श है, और इसलिए वह अपने नायकों को चिन्हित करते हैं और वही उनका ही जन्मदिन और उनका ही परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। भारत पहली बार वर्ल्ड कप में विजेता कब बनता है क्रिकेट के अंदर? 1983 में भारत वर्ल्ड कप विजेता तब बनता है जब छोटे छोटे शहरों के लोग आकर के उस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। कपिल देव निखंज का नाम बहुत छोटे से हरियाणा के एक कस्बे से आने वाला व्यक्ति था। उसी तरह चेतन शर्मा जी भी थे, और छोटे छोटे, या दूसरी बार भी आप देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी बहुत छोटी जगह से जो है बाद में बड़े हो गए और लगने लगा, नहीं तो कौन जानता था। तो जब तक जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसका बेस बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जब बेस आप बड़ा करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा प्रतिभा होगी। अगर आप उसका बेस जहाँ से आप चुन रहे हैं जो लोग हैं उनके कम कर देंगे तो उसके अंदर प्रतिभा भी कम हो जाएगी। ये एक नेचुरल है। इसलिए हमको एक बहुत बड़ा सबक है कि हमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर हमें और भी उसका जगह बढ़ा देनी पड़ेगी। जैसे सर 83 के बाद एक जो सूखा था क्रिकेट में, जब क्रिकेट बोर्ड ने छोटे छोटे शहरों से लड़कों को उठाना शुरू किया, चाहे वो युवराज हो, चाहे इरफान पठान हो, चाहे मोहम्मद कैफ हो, इस तरह के महेंद्र सिंह धोनी हो, तब जाके फिर वो सपना पूरा हो पाया। वह यही है, तो मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे शहरों से निकले हुए लोग जो होती है उनकी प्रतिभा को आप यही नहीं देखिए, आप इंडियन आइडल में देख लीजिए, सन्नी को देख लीजिए, आप कहाँ से था, वो तो बेचारा पॉलिश करने वाला आदमी था। तो जब हम अपने टैलेंट पूल के बेस को बड़ा करेंगे तो हम ज़्यादा टैलेंट को आकर्षित करेंगे और इस तरह के गोल्ड हमको और मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको संकुचित कर देंगे, उसका सिलेक्शन का दायरा कम कर देंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। उस दिशा में सोचने की जरूरत है। और तीसरी बात ये जो है कि ये जो प्रतिभा किसी समाज की गिरवी थी वो भी एक जो है टूट गया तिलिस्म। रखा जाता था कि नहीं सवर्ण समाज के ही लोग जो है वो मेरिटोरियस होते हैं, उन्हीं में प्रतिभा होती है, सवर्ण समाज के ही अंदर प्रतिभा होती है, दूसरे लोगों में प्रतिभा नहीं होती है। ये तिलिस्म भी टूट गया कि अगर आप अवसर देंगे तो अपने आप प्रतिभा निकल आएगी, और इन सबको अवसर मिला है तो वो प्रतिभा भी अपनी जो है प्रतिभा से भारत को स्वर्ण पदक जिता रहे हैं। सर आखिरी सवाल, इसी बीच में संसद में महंगाई पे चर्चा हो रही है। कहीं ना कहीं बीते दिनों में महंगाई को लेके, चूँकि कोविड का भी दौर था 2 साल में, और उसके बाद जिस तरीके से महंगाई की मार बढ़ी है लोगों पे, आम जनता त्रस्त है कहीं ना कहीं। तो एक जब देश एक उत्सव मना रहा होता है और देश की आम जनता कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या की जनता है, जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, वो जब पीड़ित हो तो उत्सव में कहीं खलल नहीं पड़ता? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ये उत्सव जो है वो सरकार के द्वारा हमारे ऊपर जो है डाला गया है, हमारे ऊपर एक तरह से कहा गया है कि सरकार बनाएगी, लेकिन सरकार के पर्व सरकारी ही पर्व होंगे। पर्व तो असली तब होते हैं जब समाज स्वयं मनाता है। एक समाजशास्त्री होने के नाते स्वतः प्रतिस्फुटित पर्व अपने आप से जब मन करेगा लोगों का पर्व मनाने का आज़ादी का, तो उस दिन असली आज़ादी होगी। वरना सरकार 2 अक्टूबर मनाती है, 15 अगस्त मनाती है,
और वो तो छुट्टी हुआ करती थी 15 अगस्त, एक तरह से 26 जनवरी। तो सरकारी पर्व सरकार तक ही सीमित रहते हैं, समाज के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए दलित दस्तक। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास।